नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जो जीआईसी पीजीटी का पेपर आया था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो जीआईसी पीजीटी 2015 का पेपर था उसको जो वही लेटेस्ट पेपर है जो अब तक एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पीजीटी प्रवक्ता शिक्षक चयन परीक्षा 2016 जो एग्ज़ाम अभी हुआ था हाल ही में 1 फरवरी 2019 को। 2019 हाल ही का मतलब लेटेस्ट में एग्ज़ाम, हालांकि इसके 1 साल पूरे होने वाले हैं। तो 1 फरवरी 2019 को हुआ था और इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को लिया है जो बिल्कुल एक क्रम से लिए गए हैं। तो चलिए आज हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? भूभाग को, जनसंख्या को, सरकार को या फिर संप्रभुता को? तो हम लोगों ने पहले भी संप्रभुता वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो राज्य का आत्म तत्व है वो क्या है बच्चों? संप्रभुता है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नहीं है पूछा है दूसरे क्वेश्चन में। तो कौन सी नहीं है? अविभाज्यता, निरपेक्षता, अस्थायी या फिर व्यापक। तो आप लोगों ने अगर संप्रभुता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संप्रभुता की विशेषता अविभाज्यता भी होती है, निरपेक्षता भी होती है, व्यापक भी होती है, अस्थायी नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? अस्थायी होती है। संप्रभुता जो है वो अस्थायी होनी चाहिए। अगर संप्रभुता अस्थायी नहीं है, अगर किसी सरकार को कुछ ही समय के लिए पावर मिले तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अस्थायी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ और तत्व हैं उसको भी देख लीजिए। व्यापकता होनी चाहिए, निरपेक्षता, अविभाज्यता और अस्थायित्व। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? क्वेश्चन है आपका, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपर एनस, सोबियन, इम्पीरियम या फिर सोबियस? तो ये आपको पता ही होगा, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपर एनस है। ठीक है बच्चों, संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपर एनस। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का डिटेल आपके सामने है। संप्रभुता का जो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, आंग्ल पर्यायवाची शब्द क्या है? सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी जो है लैटिन भाषा के सुपर और एनस शब्द से मिलके बना है। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, 16वीं शताब्दी में संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी विचारक ज्या बोदा ने। इनकी पुस्तक थी द 6 बुक्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ, यानी कि राज्य पर 6 निबंध। इसी पर इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? राज्य की सत्ता किसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है? जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता या फिर राजनीतिक संप्रभुता? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा विधिक संप्रभुता। विधिक संप्रभुता, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं बच्चों। विधिक संप्रभुता, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? विधिक संप्रभुता कहते हैं। विधिक और वास्तविक संप्रभुता का विभाजन डी ज्यूरे और डी फैक्टो में किया गया। डी ज्यूरे का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका तात्पर्य है कि जो संप्रभुता का प्रयोग करता है उसे डी ज्यूरे कहते हैं, और डी फैक्टो किसे कहते हैं का संबंध उससे इसमें संप्रभुता निहित होती है। दोनों थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें हैं। डी ज्यूरे का क्या मतलब होता है? संप्रभुता का प्रयोग करता है, और डी फैक्टो का मतलब होता है कि किसमें संप्रभुता निहित है। लेकिन जब किसी भी देश में क्रांति या बलात् सत्ता परिवर्तन के दौरान इन दोनों के मध्य भेद कर पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? ऑप्शन है राजनीतिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता या फिर नाम मात्र की संप्रभुता? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, जन संप्रभुता। ठीक है, जनता को सर्वोच्च मानती है कौन? जन संप्रभुता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें होता है
कि जो जन संप्रभुता है ये जनता को सर्वोच्च मानती है, इसे लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है। जीन जैकब रूसो ने इस अवधारणा का प्रबल समर्थन किया। उसके अनुसार प्रत्येक नागरिक संप्रभुता का स्वामी और सेवक दोनों है, संप्रभुता का स्वामी भी है और संप्रभुता का सेवक भी है। इस आधार पर उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी समर्थन किया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बच्चों आपको पता होगा कि किसी भी बिल पास करना हो, कानून बनाना हो, कहीं भी डिसीजन लेना हो तो डायरेक्ट जो जनता होती है उससे वोटिंग कराई जाती है। हमारे यहाँ इस समय जो लोकतंत्र है उसमें क्या होता है, एक बार वोट करके जनता अपने प्रतिनिधियों को सदन में भेज देती है, लोकसभा में, ठीक है, या राज्यसभा में। उसके बाद वो उनके एक प्रतिनिधि के रूप में वो लोग वोटिंग करते हैं और जो है बिल को पास करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जहां जनता स्वयं हर बात पे वोट करे तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है, न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या या फिर संप्रभुता। तो आप लोगों ने इसे गेस कर लिया होगा बच्चों। इसमें जो हमारा आंसर सही है वो है संप्रभुता, डी वाला, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि न्यायतंत्र है, न्यायतंत्र जो है इसमें फाइनल डिसीजन होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संप्रभुता जो संविधान है, संप्रभुता है, उसी के माध्यम से सबको पावर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है। संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में किसे माना जाता है। ऑप्शन है बहुलवाद, दूसरा है अराजकतावाद, तीसरा है नाजीवाद और या फिर उदारवाद। तो इसमें बच्चों हमारा ऑप्शन ए सही है, बहुलवाद। क्यों सही है इसका आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। तो इसमें देखिए, संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में बहुलवाद को माना जाता है। बहुलवादियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत पर प्रहार किया है। लियो दुग्बी का नाम याद रखिए। लियो दुग्बी के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा नहीं वरन सामाजिक समरसता की शर्त है, क्योंकि कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्यों को नहीं है, वह राज्य की उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान था। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये लियो दुग्बी का है। और लास्की और GDH कोल, बार्कर, लिंड से मैकाइवर ने भी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है, राजतंत्र में, जनतंत्र में, अधिनायक तंत्र में या फिर अभिजात तंत्र में। तो इसका आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा, इसमें कौन सा सही होगा, जनतंत्र सही होगा, ठीक है, जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब क्या होता है, सर्वसाधारण, सर्वसाधारण जनता इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार के निर्माण और उसके विघटन में योगदान देती है। जैसे मान लीजिए कि वोटिंग होता है, चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से आपके प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनते हैं और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता जो है सरकार पर नियंत्रण रखती है अपने पर। वर्तमान में जनतांत्रिक प्रणाली को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, बल सिद्धांत या फिर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। तो बच्चों इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन है इसका, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। कब, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। और इसके सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार क्या है बच्चों, इसके अनुसार है कि राज्य व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है, समझौते का परिणाम है जो सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त थे। तो इसमें हमने क्या देखा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ, डी वाला ऑप्शन सही हुआ, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, ठीक है। और ये क्या कहता है,
कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है बल सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, विकासवादी सिद्धांत, और इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपने देखा होगा। चलिए इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत है। अगर आधुनिक सिद्धांत या सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत पूछा जाए तो कौन सा है? ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत है। और इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति न तो निश्चित समय में हुई है और न ही एक विशेष कारण से हुई है, बल्कि ये विभिन्न चरणों में हुई है। और ये विकासवादी सिद्धांत किसी चीज़ को मानता है कि विभिन्न चरणों में होते हुए आज राज्य का ये स्वरूप हमारे सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत से, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी या फिर धार्मिक प्रमुख? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है, तानाशाह। तो जो तानाशाही जैसे हिटलर और मुसोलिनी थे, तो ये राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं मानते थे, बल्कि राज्य को एक क्या मानते थे? स्वतः साध्य मानते थे। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आप लोग, तानाशाही या अधिनायकवादी उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है। तानाशाही शासन में शासक स्वयं को ही राज्य के रूप में स्थापित कर लेता है, जैसे लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जबकि आपको पता है कि राज्य का निर्माण क्यों हुआ है? व्यक्तियों के कल्याण के लिए, उसके नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके न्याय के लिए, उनकी रक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत में क्या होता है? इस सिद्धांत में वो राज्य को सर्वोपरि मानता है, यानी कि राज्य के लिए व्यक्ति को मानता है, यानी व्यक्ति को भी न्यौछावर कर देता है राज्य को, उसी को क्या मान लेता है? साध्य मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, जनतंत्र ऐसी शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ब्राइस ने, A.L. लावेल ने, जॉन सीले ने या फिर A.V. डाइसी ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। ये परिभाषा किसने दी है? जॉन सीले ने दी है। तो फ्रेंड्स, ये डिफिनीशंस जो हैं ये बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, ये पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये जो परिभाषाएं होती हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो परिभाषाएं आपको मिल जाए उनको याद रखिए। तो ये सीले का है, तो इसमें डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है? मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारतावाद या फिर फांसीवाद? तो आप लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में भी माना जाता है। फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। किसने दिया बच्चों? फ्रेडरिक एंगल्स ने। मार्क्स ने यद्यपि कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द को का प्रयोग नहीं किया, किंतु उन्होंने यूटोपियन समाजवाद की आलोचना की। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? गुलामों को किसने बाहर रखा? इसको आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन बी, ये अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा है। ठीक है, और ये कहाँ से हमें पता चलता है? और इसकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स, उसमें इसने स्पष्ट किया है कि राज्य का नागरिक वही बन सकता है जो राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वह गुलामों के साथ साथ स्त्रियों, श्रमिकों, शिल्पियों और विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है। तो इसमें तो पूछा है गुलामों के बारे में, स्त्री भी ध्यान रखिए, श्रमिक भी ध्यान रखिए, शिल्पियों और विदेशी नागरिकों, इन लोगों को भी वो नागरिकता की अवधारणा से बाहर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? जो आप अपने लिए बनाते हैं अगर आप उसका पालन करते हैं
तो वही स्वतंत्रता है। ऑप्शन है रूसो, लास्की, ग्रीन या फिर स्पेंसर। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ये रूसो का स्टेटमेंट है और रूसो ने ये बात कही है। ठीक है, जो स्वतंत्रता है ये कहाँ से आई है? अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना है। यह लैटिन भाषा के लाइबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ठीक है, रूसो की एक जो रचना है, बहुत फेमस रचना है सामाजिक समझौता का, पहला वाक्य क्या है? मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या फिर ऐतिहासिक कानून? ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, ये राष्ट्रीय कानून है जो राज्य द्वारा निर्मित होता है एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है। राज्य द्वारा निर्मित कानून राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। इस कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। कानून व्यवस्था और अपराधों से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। शक्ति का तो स्थानांतरण आप कर सकते हैं, लेकिन न कि इच्छा का नहीं कर सकते, जो कि संप्रभु होती है। ये किसने कहा है? हाब्स, बोदा, रूसो या फिर ऑस्टिन? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ये रूसो का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। रूसो ने की एक प्रसिद्ध रचना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें हाब्स के लेवियाथन के समान ही सामान्य इच्छा को, जो हाब्स ने लिखा था लेवियाथन, तो उसी के समान ही सामान्य इच्छा को संप्रभुताधारी बना देता है। ठीक है, उनके अनुसार शासन सत्ता में परिवर्तन होता रहता है, किंतु इच्छा, जो कि राज्य की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, का स्थानांतरण संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? कानून क्या है? उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। टी.एच. ग्रीन, प्रोफेसर हालैंड, बेंथम या फिर जॉन ऑस्टिन? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, डी वाला, ये जॉन ऑस्टिन का है स्टेटमेंट। उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने बल प्रयोग को कानून का आवश्यक तत्व माना है तथा कानूनी संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के वो समर्थक थे, बहुलवादी नहीं, एकलवादी सिद्धांत के। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी ये रचना भी आप याद रखिए, किसकी है? जॉन ऑस्टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता या फिर राजनीतिक समानता? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ये प्राकृतिक समानता का सिद्धांत है। उसने कहा है कि प्रकृति ने सभी मनुष्य, जब भी प्रकृति की बात आई है तो प्राकृतिक समानता ही तो होगी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। प्राकृतिक समानता से तात्पर्य क्या है कि मनुष्य जन्मजात समान होता है, अर्थात प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। असमानता जो है वो कृत्रिम है, वो मानव के द्वारा बनाई गई और समाज की देन है। समाज के लोगों ने ऊंच नीच, छोटे कुल, बड़े कुल, ठीक है, जाति पाति, धर्म में बांट रखा है। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की विचारधारा सर्वथा भ्रम मूलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है, जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कीर्ति मानी जाती है? ऑप्शन है प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु या फिर आरजे गेटल? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ये अरस्तु की लिखी हुई पुस्तक है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु हैं। वह एक प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर और वैज्ञानिक थे। उन्हें राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में किसे माना जाता है, तो वो कौन है बच्चों? अरस्तु हैं। यह पुस्तक राजनीतिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान का मार्ग सुझाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है
जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? गार्नर ने, लास्की ने, गिलक्रिस्ट ने या फिर पॉल जेनेट ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, पॉल जेनेट ने परिभाषा दी है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। नीति शास्त्र के प्रोफेसर जेनेट, ये प्रोफेसर जो जेनेट हैं ये नीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। तथा राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में इमैनुअल कांट से ये प्रभावित थे। ठीक है, जेनेट जो हैं ये इमैनुअल कांट से प्रभावित हैं और इनकी रचना क्या है? ला फीमेल, हिस्टोइरे डीला साइंस, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी डेला रिवॉल्यूशन, फ्रैंकेइस इत्यादि, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो राज्य है, राष्ट्र है, समाज है या फिर न्यायतंत्र है। तो इसमें बच्चों हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर इन सब में देखा जाए राष्ट्र, समाज, न्यायतंत्र, तो इसमें राज्य जो है सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान दिया करिए, जो ऑप्शन दिया है उसी में से चूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली राज्य को माना जाता है। राज्य की संकल्पना तो राज्य की जो संकल्पना है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्रीय विषय है। ठीक है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की संकल्पना को मुख्य स्थान दिया गया है। राज्य के लिए संप्रभुता होना आवश्यक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि संप्रभुता नहीं है तो राज्य का क्या मतलब है? राज्य जो है सर्वोच्च संस्था है, वह किसी भी समुदाय के क्रियाकलापों तथा अस्तित्व पर प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? लॉक, रूसो, मिल या फिर ग्रीन? तो इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये मिल है। मिल ने कहा है, मिल जो है ये क्या है? जेएस मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक है। उपयोगितावाद का यह अंतिम समर्थक है और व्यक्तिवाद का अग्रणी समर्थक थे। जेएस मिल ने शिक्षित लोगों को मताधिकार देने का मतलब समर्थन किया। मिल ने एक व्यक्ति का मत और बहुमत के शासन संकल्पना को झूठा लोकतंत्र कहा। यानी एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत और बहुमत के शासन संकल्पना को झूठा लोकतंत्र कहा। वह खुले मतदान का समर्थक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। गार्नर, आरिस्टॉटल, गैरिस या फिर हेराल्ड लास्वेल? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ये गार्नर का बहुत ही प्रसिद्ध फेमस स्टेटमेंट है। तो इन्होंने कहा है, जे.डब्ल्यू. गार्नर ने, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। विभिन्न विचारकों तथा विचारधाराओं का राज्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। यूनानी चिंतकों की अगर बात करें तो प्लेटो, अरस्तु ने राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया है तथा इसे प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का साधन माना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 25 है हमारा, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? कार्ल पापर होना चाहिए, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन या फिर एमिल बोरेल? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ये डेविड ईस्टन है। ठीक है, तो इसमें इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनैतिक वैज्ञानिक कौन है? डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद का आशय क्या है? कि मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना है, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या फिर गवर्नर? तो इसमें आपको पता होगा कि जहाँ भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है, वहाँ राष्ट्रपति जो है प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग करता है। जैसे अमेरिका में देख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अमेरिका और लैटिन देशों में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। इसमें क्या होता है, जो राज प्रमुख होता है, जो सरकार का प्रमुख होता है, और राष्ट्र का प्रमुख यानी कि राष्ट्राध्यक्ष, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान केंद्रित प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर घंटा या फिर शून्यकाल चर्चा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला सही है। इसको क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है? प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग अलग समय निर्धारण किया जाता है, इसे प्रश्नोत्तर घंटा कहते हैं। प्रश्नोत्तर काल के दौरान भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं और सार्वजनिक समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। संसद में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और तथा अल्प सूचनात्मक प्रश्न। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज या फिर सर्वोदय। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, सर्वोदय। ठीक है, तो गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष जो माना जाता है, क्योंकि ये जो सर्वोदय है ना, इनकी मेन फिलॉसफी थी। तो सर्वोदय जो है अंग्रेज लेखक रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट का गांधी जी द्वारा गुजराती में अनुमोदित एक पुस्तक है। कौन? सर्वोदय। तो सर्वोदय का अर्थ क्या है? सबका उदय और सबका विकास। सर्वोदय समाज गांधी के कल्पनाओं का समाज था, जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम्य व्यवस्था थी, यानी कि वो शक्ति का विकेंद्रीकरण चाहते थे, वो ग्राम शासन चाहते थे, ठीक है, पंचायत शासन चाहते थे। सर्वोदय को ही गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है। और गांधी जी का कहना था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पंक्ति में सबसे आखिरी व्यक्ति हो, उस तक भी सारी सुविधाएं जो है उसका बेनिफिट उसे मिले, उसका लाभ उसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता सैनिक दल की स्थापना किसने की? यानी सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लोहिया या फिर BR अम्बेडकर। तो इसको आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है कि BR अम्बेडकर जी ने समता सैनिक दल यानी सामाजिक समता सेना की स्थापना की थी। और ये इन्होंने कब की थी? वर्ष 1927 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समाज में दलितों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ दलित समुदाय को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, जयप्रकाश नारायण। ये जो है मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। इसका डिटेल देख लीजिए। इसका डिटेल है, जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में इन्होंने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। यद्यपि इस चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणाओं का प्रतिपादन हुआ तथा उन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी कहा जा सकता है। समाजवाद की व्याख्या में उनकी स्वतंत्रता की मौलिक अंतर्दृष्टि भी परिलक्षित होती है। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ है। आप लोग पॉलिटी अगर पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत की, या ऐसे भी पॉलिटी पढ़े होंगे, तो उसमें ये सब जो रिट होती है, रिट में आया है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सशरीर प्रस्तुतिकरण, अधीनस्थ न्यायालय में वाद का हटाना, प्राधिकारी को चुनौती देना और हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। मैंडेमस का यानी परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लोकसभा का कार्यकाल है, ये तो सबको पता ही होगा, हर 5 साल पे चुनाव होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो ये कितना होता है? 6 साल का होता है। ठीक है, और जो लोकसभा होती है ये अस्थायी सदन होता है। ये कैसा होता है? अस्थायी, क्योंकि हर 5 साल के बाद ये लोकसभा पूरी तरह से विघटित हो जाती है। और जो राज्यसभा होती है,
जो राज्यसभा होती है वो अस्थाई सदन होती है, ये पूरी तरह से विघटित नहीं होती है। हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर होते हैं और उनकी जगह पे चुनाव होता है और दूसरे सदस्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो ये तो आपको पता ही होगी, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, मार्शल कोर्ट या फिर सत्र अदालत। तो सबसे उच्चतम कौन सा होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, और इसके लिए संविधान में प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो 124 से 147 तक में उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और फिर अनुच्छेद 5। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है बच्चों? अनुच्छेद 3 में इसको समझ लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। जो संविधान है उस देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान में नागरिकों के अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण तथा न्यायिक पुनरावलोकन शामिल किया गया है। अनुच्छेद 3 में न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ठक्कर आयोग, शाह आयोग, मंडल आयोग या फिर सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग आप लोग जानते ही होंगे और इसके रिकमेंडेशन पे कई सारी चीज़ें एक्सेप्ट की गई थी। सरकारिया आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? तो जून 1983 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे और इन्हीं के टाइटल के नाम पे इसको सरकारिया आयोग कहते हैं। इसका कार्य क्या था? भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना, और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी। तो केंद्र और राज्य के बीच जो बैलेंस ऑफ पावर है, जैसे विवाद होता रहता है अक्सर, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो हमेशा आरोप लगाती है, या जहाँ भी भाजपा की सरकार नहीं है वो बीजेपी पे आरोप लगाते रहते हैं, केंद्र सरकार उन राज्यों पे आरोप लगाती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1971 में लागू किया गया था। और अगर उड़ीसा की बात करें तो जबकि उड़ीसा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अभियान 1968 में स्थापित किया गया था, किंतु अगर लागू करने की बात करें तो महाराष्ट्र के पश्चात किया गया था। ठीक है, तो पहले जो है इसमें सर्व लोकायुक्त अधिनियम स्थापित तो किया गया था लेकिन लागू पहले महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता दी गई हैं? 6 स्वतंत्रता किसमें दी गई हैं? तो स्वतंत्रता आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी है, अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 में आपके 6 स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार, अब कानूनी अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो हमारा संविधान है उसमें मूल अधिकार जो है वो किस भाग में है और उसका अनुच्छेद कितने से कितने तक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोग इस जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दे रहा हूँ, इससे आप लोग जुड़ जाइए और आप लोगों को पीडीएफ इसका उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, स्पीकर, उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप लोगों को पता होगा ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है,
और लोकसभा के विपरीत राज्यसभा का जो सभापति है अपना त्यागपत्र उपसभापति को नहीं देता है, बल्कि किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये ध्यान रखिएगा। जो लोकसभा का सभापति है, जो लोकसभा का सभापति है या स्पीकर है, ठीक है, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपसभापति को देता है लोकसभा के। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। और राज्यसभा का पहला सत्र जो है 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है, आपको पता होगा प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री या फिर कह सकते हैं कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उन्हीं के सलाह से कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है, विभाग, कंपनी, सार्वजनिक निगम या फिर मंडल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। सी सही होगा। जब भी प्रोफेशनल तरीके से आर्थिक, वित्तीय, व्यावसायिक कार्य करते हैं तो उसके लिए सार्वजनिक निगम स्थापित किया जाता है। ठीक है, और सार्वजनिक निगम संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा गठित एक स्वायत्त इकाई होता है। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय, व्यावसायिक कार्य करती है तो इस प्रकार के निगमों का प्रयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है। लोक सेवा को अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा स्टेटमेंट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, एल.डी. वाइट या फिर ओंग या फिर हरमन फाइनर या फिर आर.जी. गैटल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, हरमन फाइनर। ठीक है, तो ये जो हरमन फाइनर है इन्होंने इस तरह की परिभाषा दी है। ठीक है, और जबकि अगर आप एल.डी. वाइट की बात करें तो एल.डी. वाइट ने लोक सेवकों को संयुक्त रूप से अच्छे प्रशासन का निर्माण करता कहा है। तो दोनों आप लोग परिभाषा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है। इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है संतुलित बजट, अधिशेष बजट, निष्पादन बजट या फिर घाटे का बजट। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। इसको क्या कहते हैं, संतुलित बजट कहते हैं। ठीक है, अगर अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो यानी कि जितना एस्टीमेट बनाया गया है राजस्व का और उतना ही व्यय हो तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस बजट कहते हैं, संतुलित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है, क्या समाप्त करता है, अस्पृश्यता, खिताब, प्रेस की स्वतंत्रता या फिर दास्ता। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अस्पृश्यता को समाप्त करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया। एक निरपेक्ष अधिकार है, इस अधिकार के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी कि किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसे 1976 में संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। और अनुच्छेद 17 व्यक्ति एवं राज्य दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 118, 119, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 112। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ए, अनुच्छेद 18। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 क्या है इसको देख लेते हैं। सॉरी, अनुच्छेद 18 नहीं 118 है, मैं 18 बोल गया। तो इसके अधीन क्या है कि रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, अनुच्छेद 118 कहता है। राष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और इनमें परस्पर संचार को संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? 71, अनुच्छेद 72, 73 या फिर 74। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि यूपीएससी के एग्जाम में या यूपी पीसीएस के एग्जाम में अनुच्छेद से संबंधित कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने देख लिया कि कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 72। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 क्या है? इसमें क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर दे पूरी तरह से, या प्रविलंबन कर दे, विराम कर दे, या परिहार कर दे। परिहार लघुकरण की ये सारी शक्तियाँ इसको दी गई है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी। ठीक है, तो ये सारी शक्तियाँ इसको दी गई हैं। अभी आप लोगों ने देखा था कि जो निर्भया केस के जो ये जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, इसमें किस तरह से इस अधिकार का मिसयूज किया गया था, रिव्यू पिटीशन, फिर राष्ट्रपति के पास, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 17। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिकों को रोजगार एवं राज्य के अंतर्गत नियुक्ति में समान अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में है, और 16(2) में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको मालूम है कि मूल संविधान में नहीं थे, केवल मौलिक अधिकार दिए गए थे, इसको बाद में शामिल किया गया है। अब तो गेस कर लो, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 4A। और ये कब आया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसी के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, 4A और अनुच्छेद 51 में सम्मिलित किया गया है। 86वां संविधान, पहले तो ये 42वें में लागू किया गया, 86वें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य का समावेश किया गया, और इस समय अगर बात करें तो कुल कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, राज्यपाल में या फिर प्रधानमंत्री में। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तीनों सेवाओं का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की योग्यता का भी उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है, और अगर योग्यता की बात करें तो 58 में है, कौन कौन सा है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, लचीला संविधान या फिर संघ राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, संघ का मतलब क्या है? कई सारे राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसके बीच जहाँ भी संघ होगा तो उनके बीच क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो फिर वो संघ कैसा हो गया? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो संघ व्यवस्था शासन की एक प्रणाली है जिसका सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में 1787 में उल्लेख किया गया था। वर्तमान में भारत सहित अनेक देशों में संघीय व्यवस्था विद्यमान है, और संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को देख लीजिए। संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता होगी, जब जाहिर सी बात है कई सारे राज्य होंगे, उसके ऊपर एक केंद्र सरकार होगी, तो अगर संविधान नहीं होगा तो फिर आपस में मतभेद हमेशा पैदा होते रहेंगे। शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए किसकी पावर कितनी है। तो आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में 3 तरह की लिस्ट दी गई है। ठीक है, एक तो सेंट्रल लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है, और सभी लोग अपने अपने लिस्ट पे स्वतंत्र हैं कानून बनाने के लिए। ठीक है, कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर मतभेद होता है केंद्र और राज्य में तो केंद्र वाला जो बिल होगा या जो रूल होंगे उसी को माना जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता
और केंद्र और इकाइयों के लिए अलग अलग सरकारें। ये सारी चीज़ें किसकी हैं? संघ की विशेषता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? यूएसए में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो आपको पता है कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है। तो 50 में हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डिटेल देखना है तो देख लीजिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं। वह राष्ट्राध्यक्ष और राज्याध्यक्ष, राष्ट्र का भी अध्यक्ष होता है और राज्याध्यक्ष दोनों रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अमेरिका में प्रचलित शक्ति क्या है? पृथक्करण के अनुरूप विधायी और न्यायिक शक्तियां क्रमशः कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? सीनेट की अध्यक्षता, सीनेट कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, उपराष्ट्रपति। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों से 2 सदस्य लिए जाते हैं। सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों का नहीं। प्रत्येक राज्य से 2 लिए जाते हैं तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। सीनेट एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष है। सीनेट के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार कौन मानता है? प्लेटो, हॉब्स, बेंथम या फिर पक? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हॉब्स ये मानता है। ठीक है, अपनी इसकी एक महत्वपूर्ण रचना है लेवियाथन में हॉब्स शासक को सभी अधिकारों का स्रोत बताकर निरंकुश बना देता है, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार को, जो कि प्रकृति प्रदत्त है, व्यक्तियों को सौंप कर व्यक्तिवाद का समर्थक भी बन जाता है। ठीक है, ये निरंकुश राजा को भी निरंकुश बनाता है और व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार की बात करके, जिसको एक प्रकृति प्रदत्त मानता है, व्यक्तिवाद का भी समर्थक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है, यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? भागवत गीता में, महाभारत में, मनुस्मृति में या फिर ऋग्वेद में? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है सी, ये मनुस्मृति में ये बात कही गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। मनुस्मृति में कहा गया कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह 8 प्रमुख देवताओं के अंशों से निर्मित है, अतः मनुष्य के आकार में वह एक क्या है? ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु को, लॉक को, प्लेटो को या फिर जेएस मिल को? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, प्लेटो जो है उसको पहला स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है देख लेते हैं। प्लेटो जो है एक उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक और नैतिकता के एक महान पुजारी हैं। प्लेटो की न्याय धारणा में एथेंस की तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयां, जिनमें लोकतंत्र के नाम पर धार्मिक तंत्र की प्रधानता एवं शक्ति राजनीतिक की उथल पुथल की गंभीर समस्याओं का आदर्शवादी समाधान है। प्लेटो को सबसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है क्योंकि लोगों का कहना है कि ये स्वप्न लोक में जी रहे हैं, सब संभव ही नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से किसी एक क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? थॉमस हॉब्स को, कार्ल मार्क्स को, लोहिया को या फिर रूसो को? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी कौन सा ऑप्शन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का टाइम क्या था? 1818 से 1889। ये जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, समाजशास्त्री थे, पत्रकार थे और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनको एक क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में जाना जाता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स और वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड कौन है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इन्होंने दास कैपिटल की रचना कब की थी? 1867 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौटिल्य का प्रसिद्ध
कीर्ति कौन सी है? शुक्र नीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या फिर धर्मशास्त्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी प्रसिद्ध कीर्ति क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, और इसका जो इन्होंने रचना की है वो संस्कृत भाषा में किया है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहकारी है, एडवाइस दे रहे हैं अपने राजा को। ठीक है, यह पुस्तक 15 भागों, 180 प्रकरणों और 150 अध्यायों में विभक्त है और इसे 6000 इसमें श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसों के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? रूसों के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? सत्य, कर्तव्य, शक्ति या फिर कानून। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, कानून। कानून रूसों के लिए सामान्य इच्छा के अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सामान्य इच्छा का विचार रूसों के विचारों का केंद्र बिंदु है। रूसों के अनुसार मानव दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है। प्रथम समुदाय के कल्याण की इच्छा, द्वितीय स्वार्थपूर्ण इच्छा। एक तो समुदाय के कल्याण की और एक स्वार्थपूर्ण इच्छा, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति की बात करता है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज की भलाई की इच्छा है और इसके साथ ही उन्होंने सामान्य इच्छा को सदैव सत्य माना है। सामान्य इच्छा को क्या माना है? सत्य माना है। अर्थात यह इच्छा सत्य का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु इसकी अभिव्यक्ति कानून के रूप में होती है। तो सदैव सत्य यानी सामान्य इच्छा और कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? राजा, पुरोहित, अमात्य या फिर कोष। तो इसमें कौन से राज्य के अंग नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, पुरोहित जो है वो राज्य के अंग नहीं है। राजा है, अमात्य है, कोष है, इसके अलावा भी कुछ अंग हैं, उनको भी देख लीजिए। सप्तांग सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा कौटिल्य का। इसमें इन्होंने स्वामी यानी कि राजा, अमात्य जनपद, पुर यानी कि दुर्ग, कोष दंड, ठीक है, और मित्र, ठीक है, ये सब शामिल है सप्तांग में। इसमें पुरोहित का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, फ्रांस एकात्मक सरकार, कनाडा एकात्मक सरकार। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, कनाडा एकात्मक नहीं है। कनाडा कैसा है? संघात्मक है और संघात्मक का मॉडल है कनाडा। ठीक है, आप लोगों ने मेरा जो लेक्चर देखा होगा संविधान के स्रोत, इसमें मैंने डिटेल में बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। विदेश नीति में लंबी और अकाल्पिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित, परिवर्तनीय हित या फिर शांति समझौता। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय हित। ठीक है, राष्ट्रीय हित के लिए ही विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण करता है। उसी हिसाब से हम लोग अपनी विदेश नीति बनाते हैं। चलिए, तो बच्चों आज हम लोगों ने ये 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 60 क्वेश्चन, और इस एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन आए थे। कल हम लोग बचे हुए 65 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग अब इस क्लास को लाइव चाहते हैं या फिर इसी तरह से मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अगर आप लोग लाइव क्लास कहेंगे तो हम रात में 9 बजे आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के लिए लाइव क्लास ला सकते हैं। जैसा भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और नीचे जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे जुड़ जाएं ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट। मिलते हैं कल फिर से इसके बचे हुए 65 क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। गुड नाइट।